नमस्कार, इंडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्य नौटियाल और आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। खबरों का रुख करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने शुक्रवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर केवल तस्वीर खिंचवाने वाले कार्यक्रमों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उन कपास किसानों को मुआवजा देने का वादा पूरा नहीं किया है जिनकी फसल को कीड़ों के हमले से नुकसान हुआ है। आपके पंजाब प्रभारी चड्ढा ने चंडीगढ़ में संवाददाता सम्मेलन में दावा किया है कि कीड़ों के हमले की वजह से राज्य में 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लगी कपास की फसल बर्बाद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि चन्नी ने भटिंडा क्षेत्र के प्रभावित किसानों से करीब 1 महीने पहले मुलाकात की थी और राज्य सरकार की ओर से उन्हें मुआवजा देने का वादा भी किया था। आप नेता ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने उन किसानों को मुआवजा देने के अपने वादे का भी सम्मान नहीं किया जिनके साथ उन्होंने फोटो खिंचवाई थी और बाद में उन तस्वीरों को सरकार द्वारा पूरे राज्य में खुद को किसान हितैषी बताने के लिए इस्तेमाल किया गया। राघव चड्ढा ने बाद में चन्नी का संदर्भ ड्रामेबाज मुख्यमंत्री के तौर पर कर दिया, जो जमीन पर कार्य करने के बजाय केवल कैमरों के आगे आना और चर्चा में रहना पसंद करता है। पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री साहब जो कैमरा के शौकीन हैं और एड्स के दीवाने हैं, जिन्हें चीफ मिनिस्टर की जगह कैंपेन मिनिस्टर कहा जाना चाहिए, चन्नी साहब पिछले महीने भटिंडा जिले के एक पिंड कटार सिंह वाला में गए और वहां जाकर उस पिंड के कई किसानों से बात करी, झप्पी डाली, गले लगे और फोटो खिंचवाई। पूरे मालवा में 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हमारा नरमे की फसल गुलाबी सूंडी से बर्बाद हो गई। तो मानयोग मुख्यमंत्री साहब, जिन्हें मैं ड्रामेबाज चीफ मिनिस्टर कहता हूं, चन्नी साहब अपनी कैमरे की फौज के साथ उस पिंड में खेत में पहुंच गए। उस खेत में गए दौरे पे तो किसानों से मिले, किसानों को जबरदस्ती गले लगाकर झप्पी डालकर फोटो भी खिंचवाई और कहा मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। उस फोटो को ड्रामेबाज चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब ने पंजाब में हर जगह छाप दिया, हर जगह लगा दिया, हर दीवार पर, हर बस स्टैंड पर, हर बस के पीछे, हर पेट्रोल पंप पर, हर जगह ड्रामेबाज चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब की उस किसान के साथ गले लग के फोटो आ गई कि गुलाबी सूंडी के लिए मुख्यमंत्री साहब ने मुआवजे का ऐलान कर दिया और देखो कैसे किसानों को झप्पी डाल रहे हैं, गले लगा रहे हैं। लेकिन आज उस दौरे को 1 महीना हो गया, किसी को भी, एक भी किसान को मुआवजा नहीं मिला। और वो सारे किसानों को छोड़ो, जिस किसान को गले लगाया, जिस किसान को उन्होंने गले लगाया, सरदार बलविंदर सिंह खालसा, ये उनके साथ जो खड़े हैं, सरदार बलविंदर सिंह खालसा साहब कटार सिंह वाला पिंड के रहने वाले, खेत में मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हैं, जिसकी फोटो उन्होंने हर जगह छाप दी, पूरे पंजाब में हर दीवार पर। हमारे इस बेचारे किसान को भी मुआवजे की 1 फूट। अमित कुमार मेरे साथ, मेरे संवाददाता चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, सियासी वो गहमा गहमी अब नजर आने लगे हैं जिसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अक्सर ये देखा गया है जब चुनावी माहौल आ जाता है तो आरोप लगते हैं, लेकिन सीएम चन्नी के कार्यकाल को भी इतना लंबा समय नहीं हुआ जितनी जल्दी राघव चड्ढा ने उन पर गंभीर आरोप लगा दिए। फोटोजेनिक एक चेहरा बता दिया केवल सीएम चन्नी को कि जहां फोटोज खिंचती हैं, केवल उन कार्यक्रमों को कवर करते हैं और अपने वादों को ही मान नहीं रख पाते हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के लिए, लाइट कैमरा बट नो एक्शन। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने साथ लाइट लेके जाते हैं, अपने साथ कैमरा लेके जाते हैं, जहां पर भी जाते हैं और कैमरा जरूर मौजूद होते हैं, फोटोज भी बहुत खींच जाते हैं, उसको पब्लिसाइज भी बहुत करते हैं। पर क्या कोई एक्शन लिया जाता है उनकी तरफ से? उसको बोलते हैं कि नहीं, कोई एक्शन नहीं। तो जो स्टेटमेंट थी लाइट कैमरा एक्शन, उनको चरणजीत चन्नी ने पलट दिया है, लाइट कैमरा और नो एक्शन वो कहने लगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने यही दिया था कि जब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ऑन रोल अगर हम कहें कि मुख्यमंत्री बने, तब निर्मे की फसल पे गुलाबी सुंडी का हमला हुआ था, उससे काफी ज्यादा फसल पंजाब में बर्बाद हो गई थी, जिसके बाद विरोधियों ने लगातार सवाल उठाए थे सरकार के ऊपर और कहा था कि जल्द से जल्द जितने भी किसानों की फसल बर्बाद हुई उन्हें कंपनसेशन दे दिया जाए। उसके बाद हम कहें कि मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने ऐलान भी किया था, या हम कहें कि लोगों के बीच में गए थे, किसानों के बीच में गए थे, उन्होंने एक ऐलान भी किया था कि दिवाली से पहले कंपनसेशन मिल जाएगा। तो दिवाली तक का वादा किया गया था, पर हम कहें कि ऑपोजिशन शुरू से ही उन्हें घेरता है, चाहे अकाली दल की बात करूं या कल की हम बात करें, कल स्पेशली राघव चड्ढा उन्हें घेरते हुए नजर आया। राघव चड्ढा ने सीधे तौर पर एग्जाम्पल दिया, उन्होंने बात बोली, उन्होंने पॉइंट रखे कि जिन दो किसानों के साथ मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी की फोटोज हैं, जो फोटोज बस के पीछे लगी हैं, जो एडवर्टाइजमेंट में लगी है, जो हर जगह लगी है, जहां पे वो बात कर रहे हैं कि किसानों को उनका विकास मिलेगा, पर उन किसानों को ही अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला। तो इसी तौर पर कटाक्ष किया उन्होंने सीएम की स्टेटमेंट का। उन्होंने कहा कि आपने वादे तो बड़े बड़े कर दिए, पर ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी में अब तक किसानों को फसल का मुआवजा नहीं मिला है। निर्णय की फसल बुरी तरह बर्बाद हो चुकी है। गुलाबी सुंडी का लगातार किसान कंपनसेशन की मांग कर रहे हैं। खुद इसके ऊपर राघव चड्ढा ने कहा था कि जिन किसानों की अपनी जमीन थी और जिनकी फसल बर्बाद हुई, उन्हें करीब 75,000 पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। तो वही जो जिनकी अपनी जमीन नहीं थी किसानों की, उनको 25,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। ये तो होगी मुआवजे किया। पर इसके ऊपर हमें कांग्रेस की तरफ से जवाब मिला था कि कांग्रेस के एमएलए मदन लाल राठौर ने बताया था कि प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री साहब ने ऑर्डर दे दिया और सीधा ही पैसे कंपनसेशन दें। इसमें बकायदा चेकिंग होनी है, जांच होनी है, ऑर्डर दे दिए गए, इन प्रोसेस चालू हो चुका है, बकायदा रिपोर्ट तैयार हो रही है। क्योंकि एक बार रिपोर्ट तैयार होगी, कहाँ कितना डालना है, किसको किस एरिया में कितना कंपनसेशन जाना है, उसके बाद वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के यहाँ फाइल जाएगी और उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस के लोकेशन के बाद कि अगर हम कहें कि फाइनली अगर हम कह सकते हैं कि ये जो कंपनसेशन है उसे रिलीज करेगा। उनका कहना है कि जल्द ही, कुछ ही दिनों में हम कहें कि जल्द से जल्द किसानों को उनका कंपनसेशन मिल जाएगा। पर वही जो ऑपोजिशन या हम कहें कि विरोधियों का कहना है कि कोई काम नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर मदन सीधे तौर पर कह दिया कि विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे, पर जो मुख्यमंत्री है वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को भी पूरा विश्वास है कि उनको जितने वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे। जी बिल्कुल। अभी तक अहम चीज़ है क्योंकि देखिए किसान ने प्रधान सूबा आप कह सकते हैं कि पंजाब है और इसीलिए बार बार किसानों का मुद्दा ज़रूर सियासत में गरमाता है। ये बिल्कुल सच है कि इस बार काफ़ी ज़्यादा फसलों को नुकसान हुआ है, चाहे वो बारिश की वजह से हुआ हो, चाहे लाल सिंडियों की वजह से हुआ हो। आकलन किया था, खुद सीएम गए थे आकलन करने के लिए, मुलाकात की थी किसानों से, वादा भी करके आए थे। उसी बात का हवाला कहीं ना कहीं राघव चड्ढा दे रहे हैं कि मुलाकात तो की लेकिन मुआवजा नहीं दे पाए अभी तक। मुलाकात के वो 1 महीना बीत गया है कि अभी तक आकलन नहीं हो पाया है कि कितना नुकसान हुआ उस किसान को जिसके साथ तस्वीर खिंचाई थी। देखिए, आकलन वही मैं बोल रहा हूँ कि मधुलाल जावलपुर ने जैसा बताया कि आकलन हो चुका है, फाइल्स इन प्रोसेस है। अब उसी तौर पे कह रहे हैं कि फंड एलोकेशन की बात चल रही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट तक फाइल शिफ्ट कर दी गई है और बोल रहे हैं जैसे ही फाइनल अप्रूवल, जो सीधे तौर पर फाइनल अप्रूवल रह चुकी है। सारे प्रोसेस अगर हम कहें मुख्यमंत्री की तरफ से जो हाँ भरी जानी थी, जो उनकी तरफ से फाइल साइन करनी थी, वो सब हो चुकी है। जो फाइनल प्रोसेस रह गया है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से रह गया है। उनका कहना है कि फाइनेंस एक बार एलोकेट हो जाते हैं जल्द ही कंपनसेशन देने शुरू हो जाएंगे। पर सवाल ये उठता है कि कब कंपनसेशन होगा। वादा अगर हम कहेंगे दिवाली के पहले देने का किया गया था और 4 की दिवाली अगर हम कंसिडर करते हैं तो गिन के 10 दिन रह गए। तो उस एक फैक्टर को भी लगातार विरोधी कहते हैं। पहले शुरुआत में जब हम बात कर रहे थे तो ये मुद्दा अकाली दल और खुद आम आदमी पार्टी दोनों नहीं उठाया था। उन्होंने उससे ही चीज पहले ही कहा था, जब लाल सुंडी है गुलाबी सुंडी से फसलों को नुकसान, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि तुरंत मुआवजा दिया जाए। उन्होंने विरोधियों का सीधे तौर पर कहना था कि मुआवजा पहले दे दिया जाए, उसके बाद आकलन किया जाए कि एक लमसम बेस ले लिया जाए कि यहाँ नुकसान हुआ है, यहाँ पे किसानों को कंपनसेशन दे दिया जाए, उसके बाद आकलन किया जाए कि कम ज्यादा हुआ है या नहीं। तो उस चीज की बात की थी और साथ ही ये भी कहा गया था कि जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए,
क्योंकि आमतौर पे जब क्योंकि फसल बिकने के टाइम पे काफी ज्यादा नुकसान होने वाला था, कई फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि इन्हीं फसलों से आगे की अगली रोटेशन को भी असर पड़ना है कि जो फसल बर्बाद होगी उसमें गुलाबी होगी, क्योंकि पेस्टिसाइड भी लगने हैं उनको भी हटाना है। तो कई फैक्टर्स के ऊपर कंसिडरेशन किया गया था, तो इसलिए विरोधियों ने सीधे तौर पे कहा था कि ज्यादा से ज्यादा कंपनसेशन दिया जाए, जिसके ऊपर विरोधियों के लगातार हमलों के बाद खुद मुख्यमंत्री चरण चन्नी ने कहा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंपनसेशन मिलेगा और जल्द से जल्द कंपनसेशन किसानों को मिलेगा। और उसके लिए एग्जाम्पल देगा खुद बीच में रहते हैं भटिंडा कि किसानों के बीच में खुद जगह जगह जाके उन्होंने फसल का निरीक्षण किया था, कितना नुकसान हुआ है, कितना डैमेज हो रहा है, लोगों को कंट्रोल किया था, किसानों से बातचीत की थी। उसी में से दो किसानों में से एक किसान के साथ बलविंदर सिंह के साथ उन्होंने झप्पी पाई हुई थी, जब उन्हें हक किया था, जो उसकी फोटो अगर हम कह सकते हैं कि हर जगह अगर हम कहें सरकार बस के पीछे एडवर्टाइजमेंट में भी, तो उसी पे विरोधी उनको घेर रहे कि जिस व्यक्ति को आपने झप्पी पाई थी, आपने क्या उनको एटलीस्ट कंपनसेशन अब तक दिया है, तो अब तक उन तक भी कंपनसेशन नहीं पहुंचा है। तो सवाल ये होता है कि क्या सिर्फ ये वादा ही रह गया है, क्योंकि एक चीज बार बार विरोधी कर रहा है कि चरणी लोगों में बहुत जा रहे हैं, लोगों में फेमस भी बहुत हो रहे हैं, पर क्या वो एक्चुअल में अपना कोई वादा पूरा करेंगे या फिर वो एक कैंपेन मिनिस्टर, क्योंकि टाइम उनको और भी दिया गया, जैसे राघव चड्ढा ने कहा कि मुख्यमंत्री नहीं कैंपेन मंत्री बन के रह गए हैं, कि वो कैंपेन खुद को प्रमोट करने में लगे हुए, अपनी पार्टी को प्रमोट करने में लगे हुए। तो सवाल यही उठता है विरोधियों की तरफ से जो बार बार उठाया जा रहा है कि क्या आप सिर्फ कैंपेन करने हैं, कि क्या आपने मुख्यमंत्री जो मेन आपका रोल है, जो आपको सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्या उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे? तो ये उनकी तरफ से बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद अमित मेरे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ती लोकप्रियता में कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरीके से प्रभावी होने का तरीका अपना रहा है। वो सोच रहा है कि कहीं ना कहीं मुद्दों पर पहले से अगर आक्रामक हो जाएगा तो छवि सुधारने में सरकार को एक लंबा समय लगेगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे से एनसीबी ने लगातार दूसरे दिन पूछताछ की है। क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी केस में गिरफ्तार आर्यन खान के साथ 2 साल पुरानी व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स के उल्लेख ने अनन्या को भी एनसीबी की सीढ़ियां चढ़ने को मजबूर कर दिया। एनसीबी अनन्या से ड्रग्स से जुड़ी बात की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अनन्या और आर्यन खान के बीच हुई व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स का जिक्र किया गया था। एनसीबी मामले की तह तक जाना चाहती है, इसलिए अनन्या पांडे से लगातार दूसरी बार पूछताछ हुई है। गुरुवार की तरह शुक्रवार को भी अनन्या अपने पिता चंकी पांडे के साथ आई थी। तकरीबन 4 घंटे चली पूछताछ के दौरान पिता चंकी पांडे दफ्तर के सोफे पर बैठे रहे और बेटी अनन्या से खुद जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने पूछताछ की। जांच अधिकारी विश्वविजय सिंह भी पूछताछ के दौरान मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक अनन्या ने खुद ड्रग्स लेने से इनकार किया है, लेकिन एनसीबी अनन्या के जवाबों से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उन्हें सोमवार को एक बार फिर बुलाया गया है। तो आपको बता दें कि सोमवार को एक बार फिर से अनन्या पांडे को एनसीबी ने तलब किया है, क्योंकि जो जवाब उनकी तरफ से दिए गए हैं उन जवाबों से कहीं ना कहीं एनसीबी आश्वस्त नहीं हो पा रही है, क्योंकि अनन्या पांडे ने क्लियर कर दिया कि मैं ड्रग्स नहीं लेती हूं, मैं ड्रग्स का सेवन नहीं करती हूं, लेकिन इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो अभी तक विश्वास नहीं जता पाए हैं, उन्हें भरोसा नहीं हुआ इस बात पर। इसीलिए दोबारा एक बार फिर अनन्या पांडे को बुलाया गया है। 2 बार पूछताछ हो चुकी है। 2 दिन में तकरीबन 6 घंटे की पूछताछ जो है एनसीबी के अधिकारियों ने की है अनन्या पांडे से। खुद समीर वानखेड़े ने भी पूछताछ की है और कहीं ना कहीं आश्वस्त, लेकिन उनके जवाबों को देख करके अभी नहीं नजर आ रही है एनसीबी, इसीलिए एक बार फिर उन्हें तलब किया गया है। एक बार फिर उनसे पूछताछ की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि आर्यन खान केस जो है अब कहीं ना कहीं तूल पकड़ता जा रहा है और लगातार इसकी जद में कई लोग सामने आ रहे हैं। क्योंकि देखिए इसकी जद में चैट्स के माध्यम से एनसीबी क्योंकि जांच कर रही है, तो जिन भी लोगों के साथ उनकी चैट्स निकल रही हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अनन्या पांडे के साथ एक चैट जो है आर्यन खान क्योंकि बहुत अच्छे मित्र हैं अनन्या के, तो उनके साथ भी एक चैट जो है सामने आई है। सत्यप्रकाश सोनी मेरे साथ संवाददाता मेरे मुंबई से जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या कहेंगे, क्योंकि 2 दिन में तकरीबन 6 घंटे की पूछताछ अनन्या से हो चुकी है और अब सोमवार को एक बार फिर तलब किया गया है। एनसीबी आश्वस्त नहीं नजर आ रही है अनन्या के जवाबों से। बिल्कुल काव्या जी, देखिए गुरुवार को करीब 2 घंटे की पूछताछ हुई थी, उसके बाद शुक्रवार करीब 4 घंटे पूछताछ हुई है, यानी कि अनन्या पांडे से करीब 6 घंटे की पूछताछ एनसीबी ने किया है। लेकिन एनसीबी ने एक बार सोमवार को फिर से उनको तलब किया है। लेकिन जो जानकारी उन्होंने दी है उस जानकारी से एनसीबी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो ड्रग्स
18 और 19 के बरामद किए गए हैं। उस ड्रग चैट में गांजे और ड्रग्स का जिक्र किया गया है, जिसमें साफ तौर पर अनन्या पांडे ने ड्रग्स लेने के खुद को तो इनकार किया है, लेकिन एनसीबी अब यह जानना चाहती है कि जिस ड्रग्स चैट का जिक्र हुआ वो ड्रग्स किसके लिए वो मंगाती थी, किसको देती थी और किस ड्रग पेडलर से वो के साथ उनका संबंध था। तो तमाम जानकारियां एनसीबी लगातार निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक जानकारी के अनुसार एनसीबी को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे आने वाले समय में अनन्या पांडे और आर्यन के बीच जो ड्रग चैट हुआ है उसका खुलासा हो सके। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक में आपका स्वागत है। सत्यप्रकाश सोनी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, ड्रग्स केस कहीं ना कहीं अब जो है कई नामों को सामने लाता नजर आ रहा है। अनन्या पांडे से जिस तरीके से पूछताछ हुई है, जवाब जरूर अनन्या पांडे ने दिया है कि मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ। चैट में कहीं ना कहीं जो है उन्होंने पुष्टि करी है कि मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ, लेकिन अब एनसीबी चाह रही है कि कुछ और लिंक्स निकल करके सामने आए। जिस तरीके से आपने कहा कि अभी कोई एविडेंस नहीं मिला है, क्या यही बड़ा कारण है कि अभी तक हिरासत की कार्रवाई नहीं हुई है? क्योंकि माना जा रहा था कि उस चैट के बाद हिरासत में ली जाएंगी अनन्या पांडे। बिल्कुल काव्या जी, जिस ड्रग्स चैट का जिक्र किया गया है उस ड्रग्स चैट में अगर सबूत नहीं मिलता तो जाहिर तौर पर यह बड़ी बात होगी, क्योंकि किस तरह से यह चैट किया गया। हालांकि यह पुराना चैट है, 2 साल पुराना चैट है, लेकिन अब जो है तूल पकड़ा हुआ, क्योंकि लिहाजा जिस तरह से आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद जो है अरमान कोहली के दोस्त कांचवाला, इसके अलावा आशा खान से भी पूछताछ की गई है। यानी कि लगातार जो है एनसीबी शिकंजा कसती जा रही है। फिलहाल एनसीबी इस जुगाड़ में है, ये जानकारी में लगी हुई कि किस तरह से लगातार ड्रग्स का जाल पूरी तरह से फैला हुआ है, खासकर आर्यन खान, अरबाज मंचन और मुनमुन हमेजा के साथ। तो तमाम जानकारियां एनसीबी निकालने की कोशिश कर रही है। इसी जानकारियों के तहत एक बार फिर से सोमवार को उनको तलब किया गया, लेकिन इस बीच यह भी जानकारी है कि एनसीबी लगातार मुंबई के अलग अलग जगह पे छापेमारी भी कर रही है, क्योंकि जिस तरह से आशा खान और कांच वाले से पूछताछ हुई थी उसमें तमाम जानकारियां मिली है। कांच वाला वह शख्स जो अरमान कोहली के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनको दोस्त माने जाते हैं। हालांकि अरमान कोहली की भी गिरफ्तारी हुई थी। तो जाहिर तौर पर तमाम जानकारियां एनसीबी एक के बाद एक लिंक जोड़कर देखना चाहती है, लेकिन जिस तरह से अनन्या पांडे ड्रग्स चैट का खुलासा हुआ है, इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अनन्या पांडे ने एक पार्टी का जिक्र खुद अपनी व्हाट्सएप चैट में किया था। उस पार्टी में न सिर्फ आर्यन खान थे, बल्कि सुहाना खान और अनन्या पांडे भी मौजूद थी। तो जाहिर तौर पर यह पार्टी किसके लिए की गई थी? क्या इस पार्टी में ड्रग्स लिया गया था, या जो इस पार्टी में जो पार्टी का जिक्र किया गया है उस पार्टी में किसी ने भी ड्रग्स लिया था या नहीं लिया था? अगर लिया था तो ड्रग्स कहां से मुहैया करवाया गया था? इसकी जानकारी के लिए एनसीबी लगातार प्रयासरत है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, मैंने ये समझा जाएगी कि अभी एनसीबी प्रयास कर रही है कि कहीं से सबूत एकत्रित हो जाए, बयानों के माध्यम से, चाहे अनन्या उनके सामने इस बात को रख दे, चाहे जो अभी जांच की प्रक्रिया लगातार चल रही है उसके माध्यम से उनके हाथ को सबूत लग जाए। क्योंकि जिस तरीके से सियासी दबाव एक तरीके से समीर वानखेड़े पर बनाने का प्रयास किया गया, क्योंकि कल समीर वानखेड़े का जवाब भी सामने आता नवाब मलिक को लेकर के, उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर ईमानदारी से काम करना गलत है तो इसको लेकर के कार्रवाई करवा सकते हैं, जांच करवा सकते हैं, लेकिन मैं नशा मुक्त महाराष्ट्र के लिए कार्य कर रहा हूं और मैं कार्यरत रहूंगा इसको लेकर के। तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं अब ये हाई प्रोफाइल ड्रामे के तौर पर सबके सामने आएगा, क्योंकि जांच तो चल रही है, सबूत भी निकलते सामने आ रहे हैं, सियासत भी इसमें दखल अंदाजी कर रही है, आगे की तस्वीर क्या होगी? देखिए, एनसीबी लगातार अपना काम कर रही है, लेकिन इस बीच सियासी गलियारे में खासकर नवाब मलिक जिस तरह से लगातार एनसीबी को लेकर आक्रामक है, उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि एनसीबी जो कार्रवाई कर रही है वो बेहद गलत है। एनसीबी के पास सबूत नहीं, बल्कि एनसीपी के मंत्री नवाब मलिक के पास तमाम सबूत है, उसको यह कोर्ट में पेश करेंगे, लोगों को सामने रखेंगे। लेकिन इस बीच नवाब मलिक को एक बार फिर से एक धमकी भरा कॉल आया, जिसमें साफ तौर पर बताया गया, यह कॉल राजस्थान से था, जिसमें बताया गया उन्होंने नवाब मलिक को कहा है कि अगर एनसीबी के बारे में बोलना नहीं बंद करेंगे तो आगे अंजाम बुरा होगा। उसको लेकर एक बार फिर से नवाब मलिक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन एक बार एक कहना गलत नहीं होगा कि लगातार राजनीतिक गलियारों में हलचल देखी जा रही है, क्योंकि
एनसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है। हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि आर्यन खान को बेल मिल जाएगी, लेकिन हाई कोर्ट जाने के बाद भी आर्यन खान को बेल नहीं मिली, बल्कि 30 अक्टूबर तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। तो जाहिर तौर पर न सिर्फ आर्यन खान बल्कि तमाम लोगों से जो पूछताछ हो रही है उनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि कई बड़े नाम आने बाकी है, ऐसा एनसीबी का कहना है। बिल्कुल, धन्यवाद सत्यप्रकाश मेरे साथ जुड़ने के लिए। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए थे। एनसीबी लगातार ये प्रयास कर रही है कि मजबूत से मजबूत सबूत एकत्रित करके वो कोर्ट के सामने पेश करे, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक पहलू दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, एनसीबी सीधा कह रही है कि हमारे सबूत कोर्ट में रखे हुए हैं, आप देख करके आइए, उसके अनुसार हमने कार्रवाई की है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अमेठी में शुक्रवार देर रात प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव रथ यात्रा लेकर अमेठी पहुंचे हैं, जहां पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगह पर उनका जोरदार स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के संग न होने का शिवपाल यादव का दर्द एक बार फिर छलका। उन्होंने मिशन 2022 में राजनीतिक दलों से गठबंधन के सवाल पर दो टूक शब्दों में कहा कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन हमारी प्राथमिकता में है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए शिवपाल यादव ने आगे कहा कि नेताजी के आदेश से ही हमने पार्टी बनाई और उनकी बातों को हम सब मानने को तैयार है। सेकुलर पार्टियां और बड़े दलों से हम गठबंधन करेंगे। शिवपाल ने कहा कि सत्ता परिवर्तन इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि जो सरकारें हैं उन्होंने झूठे वादे किए हैं। शिवपाल ने यह भी कहा है कि इतने वादे कर लिए थे कि उनमें से एक भी पूरा नहीं हो पाया है। महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य है सत्ता का परिवर्तन, और सत्ता का परिवर्तन इसलिए जरूरी हो गया है। देश और विदेश में जो सरकारें हैं उन्होंने झूठे वादे किए थे और जितने वादे कर दिए थे और उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर और सब कारोबार बंद। लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, उसके बाद भी सरकार कहती है कि यहाँ पे गुंडे कांप रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, रोज घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं और ब्यूरोक्रेट्स इस सरकार के कब्जे में है नहीं। पूरी तरह से ये सरकार इकबाल खो चुकी है, नौकरशाही इनके कब्जे में नहीं है। और लाइन आर्डर तो देख ही रहे हो क्या हो रहा है, आगरा में क्या हो रहा है, वहाँ देखिए किसानों पर लखीमपुर खीरी में कुचल दिया गया है। एक केंद्र राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री तक। राजकुमार जायसवाल मेरे संवाददाता मेरे साथ अमेठी से जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्या कहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर हम बात करें तो शिवपाल यादव अब नया दांव आजमाते नजर आ रहे हैं। प्राथमिकता पहले भी समाजवादी पार्टी थी, आज भी समाजवादी पार्टी है और खुल करके इस बात को उन्होंने इस बार स्वीकार कर लिया। जी काव्या जी, आपको बता दें कि ये शिवपाल यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के भाई हैं, उन्होंने जो है एक नई पार्टी बनाई है, जो कि उन्होंने कहा भी है कि हमने जो है इसमें जो है माननीय नेताजी का जो है आदेश है कि हमको नई पार्टी बनाने का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पहले ही उन्होंने ये कबूल लिया है कि हम जो है नई पार्टी गठित किए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी का ही रूप है। और वहीं पर उन्होंने ये भी कहा है कि हम समाजवादी पार्टी से पहला प्राथमिकता रहेगी, हम समाजवादी पार्टी से ही गठबंधन करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनका ये कहना है। जी जी बिल्कुल। राजकुमार जी, अगर उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में बात करें, क्योंकि शिवपाल यादव मंझे हुए नेता माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के नेताजी के बाद, क्योंकि नेताजी के समर्थन में ही हमेशा वो रहते थे, उनके बहुत ही अहम किरदार माना जाता था उन्हें। उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत बखूबी जानते हैं, जिस तरीके से आक्रामक है इस समय वो उत्तर प्रदेश की सियासत पर, भाजपा सरकार पर, सीधी तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वास्तविकता तो यही है कि जिस प्रकार से इस समय भाजपा के मतलब समय में जो है जो आपराधिक घटनाएं होनी है, उससे कहीं ना कहीं पूरा प्रदेश भयाक्रांत है। चाहे वो कानपुर की घटना हो या जहां की भी हो, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है और वो मुद्दा भी स्वाभाविक है। और ऐसे में जो आने वाली ये कहा जाए विपक्ष में तगड़ी पार्टी है, वो समाजवादी पार्टी है। तो वो समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं इनका भी एक मेल है शिवपाल का। तो ये स्वाभाविक है, इनका जो आरोप है उसका कि जो है जो प्रदेश
सरकार है इस समय वो उसमें भ्रष्टाचार और क्राइम जो है बहुत ही बढ़ चढ़ कर है, तो कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर उन पर हावी होना चाहते हैं। और आगे 2022 के चुनाव में जो है वो कहीं ना कहीं ये एक मुख्य रूप से देख रहे हैं कि हम अगर सपा से जो है अपना गठबंधन करते हैं तो सरकार सपा की आने वाली है। जी बिल्कुल राजकुमार जी, मतलब ये समझा जाए कि चाचा भतीजा 2022 में एक बार फिर साथ नजर आएंगे, क्योंकि मंच पर खुल करके लड़ाई देखी गई थी इन लोगों की, और एक बार फिर मंच एक साथ साझा होगा। देखिए, वो जो लड़ाई थी वो वास्तविकता है कि जो है लड़ाई चाचा और भतीजे में थी, तो कहीं ना कहीं एक परिवार है, इनका एक कुनबा है, तो ये अब मौका आ रहा है 2022 का, तो जब सत्ता में काबिज होना है तो ये छोटे मोटे झगड़े जो है ये लोग भुला देते हैं। चूंकि राजनीति है और राजनीति में ये सब जायज है, और ऐसे में जो है चूंकि सत्ता को काबिज पाना है तो परिवार को एकजुट होना पड़ेगा। और इसको लेकर ये जो है अभी तो अपनी एक रथ यात्रा निकाले हैं जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, लेकिन जब 22 का चुनाव नजदीक आएगा जैसे ही, तो वैसे ही इनका पहले ही साफ तौर पर कहना है कि हम सपा के साथ ही गठबंधन करेंगे। बिल्कुल राजकुमार जी, अगर प्रसपा के जमीनी स्तर की हम बात करें, जमीनी बिसात की हम बात करें, क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में रहेगी? क्योंकि देखिए शिवपाल यादव को गरीबों का नेता माना जाता है, हमेशा से माना गया। दबे कुछ लोग नेता के तौर पर वो काम भी करते हैं। जब उन्होंने प्रसपा बनाई थी तो उसी समय जिस तरीके से रिक्शा चला करके उन्होंने आगाज किया था, अपनी बातों को आम जनता तक पहुंचाया था, तभी समझ में आ गया था कि वो जनता के मुद्दों पर बात करने वाले हैं। और उन्होंने कहा भी है कि 2022 में हम आम जनमानस के मुद्दों पर ही बात करेंगे, इधर उधर की बात हम नहीं करने वाले। अगर स्थिति की बात की जाए उत्तर प्रदेश में प्रसपा की स्थिति क्या है, आगामी चुनाव में क्या परिणाम हो सकते हैं प्रसपा के लिए? देखिए, जिस प्रकार से अगर बात की जाए तो जो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है शिवपाल यादव जी हैं, वो कहीं ना कहीं मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो एक तरह से बहुत ही उम्र दराज हैं, उनका राजनीतिक जो अनुभव है वो बहुत ही है। चूंकि वो शिवपाल यादव जी जो है कहीं ना कहीं जो अपने उनके भाई हैं, सपा के सुप्रीमो हैं, उनके साथ वो जो है पहले भी सपा में रह चुके, तो उनका जो अनुभव है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया अनुभव है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि अगर प्रसपा अगर अलग से लड़ती है तो वो एक कहीं ना कहीं अच्छा लीड देगी भाजपा को, और अगर वो समर्थन में उतरती है सपा के तो कहीं ना कहीं ये कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं सपा के आने के। बिल्कुल राजकुमार जी, मतलब ये माना जा सकता है कि जानबूझ के प्रसपा को बनाया गया है ताकि अगर ये अलग अलग भी चुनाव लड़े तो फिर वोट का जो है ध्रुवीकरण हो जाए और उसके बाद ये एक पैनल पर आकर के खड़े हो जाए। देखिए, कहीं कहीं अगर ये बात की जाए प्रसपा की, तो पहले एक ही लोग थे, एक ही परिवार था, और छोटी सी बात को लेके ये परिवार विघटित हुआ। परिवार का विघटन ना होके एक पार्टी का विघटन हो गया, और वही लोग जो पहले सपा में थे वो फिर प्रसपा में आ गए। तो उनका वो जो पहले वाला मोह है वो कहीं जाने वाला नहीं है। और ये जो बात आप करी है कि जो है कहीं ना कहीं अगर उनकी सरकार आती है या सपा की सरकार आती है, जैसे भी है, अगर ये लीड देते हैं अच्छी खासी और उत्तर प्रदेश में अपनी सीट इनकी बढ़ती है तो ये इनको लाभ देगा। और इसको लेके जो है एक बार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो है परिवर्तन की लहर जरूर आएगी। बिल्कुल, धन्यवाद राजकुमार जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। राजकुमार मेरे संवाददाता मेरे साथ मिट्टी से जुड़े हुए थे। और एक पुरानी कहावत है कि एक से भले दो, और यही नीति शायद जो है सपा और बसपा ने इस्तेमाल की है उत्तर प्रदेश की सियासत में। पंजाब का रुख कर लेते हैं। पंजाब में अब पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा आमने सामने आ चुके हैं। इस खबर को पूरी डिटेल से बताएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंजाब की सियासत इस समय पूरे चरम पर चल रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा आमने सामने खुलकर आ चुके हैं। रंधावा ने आरशा आलम को लेकर के कैप्टन पर प्रहार क्या किया कि कैप्टन ने रंधावा को घेरने में देर नहीं लगाई। कैप्टन अब रंधावा को बरगाड़ी बेअदबी मामले में कार्रवाई करके दिखाने की खुली चुनौती दे रहे हैं। कैप्टन और रंधावा की ये बढ़ती लड़ाई आने वाले दिनों में और भी तेज होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कुलबीर दीवान ब्यूरो चीफ पंजाब से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुलबीर जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से पूर्व सीएम और डिप्टी सीएम करंट आमने सामने बिल्कुल खड़े हो चुके हैं एक नाम को लेकर के? जी बिल्कुल, यहाँ पर यदि सुखजिंदर सिंह रंधावा की सियासत को देखें तो काफी बचकाना सियासत उनकी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि सेल्फ गोल कर बैठे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आरूसा आलम को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए हैं,
तो ना सिर्फ उन्होंने केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह को बेशक उन्होंने निशाना लगाया हो, लेकिन जो तीर हैं वो कांग्रेस आला कमान की तरफ भी निकले हैं, क्योंकि अरुषा आलम को लेकर उन्होंने जो सवाल उठाए और जिस तरह से आईएसआई के साथ उन्होंने कनेक्शन बताया है, तो कहीं ना कहीं जो पूर्व की कांग्रेस सरकार है वो भी सवालों के घेरे में है। और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुखजिंदर रंधावा को जवाब दिया है, उस जवाब में ट्वीट में उन्होंने साथ ही सोनिया गांधी के साथ अरुषा आलम की फोटो को टैग किया है। यहाँ पर सुखजिंदर सिंह रंधावा के पास जवाब जो है वो देने को नहीं बचता, क्योंकि कांग्रेस आला कमान तक जो मामला है उछल चुका है। तो ऐसे में सुखजिंदर सिंह रंधावा अरुषा आलम के नाम पर बेशक सियासी रोटियां सेकना चाहते थे और इसी मकसद से उन्होंने प्रहार किया था कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर, लेकिन उनको उल्टा पड़ गया और ये कहें कि सेल्फ गोल कर बैठे हैं। और इसी वजह से पहले वो कहते हैं कि अरुषा आलम के जो पाकिस्तान के आईएसआई के साथ संबंध है उनकी जांच करवाई जाएगी और उसके बाद मुकर जाते हैं। यानी इतनी बड़ी आपके पास जिम्मेवारी है, आप गृह मंत्री हो, आप उप मुख्यमंत्री हो राज्य के, तो आप इस तरह की बचकाना राजनीति करेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सवाल जो है आपके ऊपर, आपकी मंशा के ऊपर खड़े होंगे कि केवल सियासी लाभ लेने के लिए इस तरह की बयानबाजी जो है वो करते हैं आप, क्योंकि 4.5 साल तक अभी भी वो सत्ता में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ के साथ रहे, तब उनकी बोलती बंद थी, तब उनको अरुषा आलम नहीं दिख रही थी या फिर अरुषा आलम के साथ आईएसआई का कनेक्शन नहीं दिख रहा था। और अब तो आप जो है वो यदि सियासी लाभ लेने के लिए इस तरह की बचकाना बयानबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर या तो आपको स्टैंड लेना होगा, आप गृह मंत्री हैं, आप या तो जांच के आदेश दीजिए या फिर इस तरह के अनाप शनाप जो आरोप प्रत्यारोप लगाकर आप ओछी सियासत जो ना कीजिए। और इसी अंदाज में जवाब मिला है कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की सियासत का एक वो बड़ा चेहरा है जो कभी भी इतनी जल्दी जवाब जो है या इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते किसी भी मामले पर, लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जिस तरह से उनको घेरा और अरुषा आलम को बीच में अपनी इस लड़ाई में सियासत में घसीटा, तो निश्चित तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह खुलकर उनके सामने आए और उनके हर ट्वीट का, उनके हर सवाल का या हर आरोप का जवाब जो है ऐसा दिया कि सुखजिंदर सिंह रंधावा की बोलती बंद है, उनके पास जवाब जो है वो देने को नहीं बन रहा। बेशक वो बयानबाजी करते रहे लेकिन तर्क उनके पास नहीं है। और यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको चैलेंज भी किया है कि यदि आप बेअदबी मामलों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेर सकते हैं तो अब आप गृह मंत्री हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप सत्ता में हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह दूर हैं, तो आप बेअदबी के जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करके दिखाइए। लेकिन वो भी आपको मालूम है कि कितने दिनों से सरकार जो है वो बनी हुई है और सुखजिंदर रंधावा पावर में है, गृह मंत्रालय उनके पास है, तो ऐसे में काम तो करने को बनता नहीं है, लेकिन सियासी तौर पर लाभ लेने के लिए जुबान हिला देना वो शोभा नहीं देता, ना ही जनता को इस तरह की जो ओछी राजनीति है, जो सिर्फ एक ये कहें कि बयानबाजी की सियासत है, वो हजम नहीं होती। तो ऐसे में सुखजिंदर रंधावा को ये सोचना होगा कि वो किस लेवल पर बैठे हैं और किस तरह की बातें जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि काम जो है अब काम करने का समय सरकार के पास ज्यादा नहीं। बिल्कुल बातों में जाने आपके पास चाहे 2-4 महीने के लिए ही आप पावर में आए, कुछ करके दिखाइएगा, तभी आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल कुलबीर जी, एक अहम बात है क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा ना कि सेल्फ गोल कर गए, लेकिन अगर इसको ये कहा जाए कि उन्होंने एक बूमरैंग फेंका जिसने हल्का डैमेज सामने वाले को किया, जवाब देने के लिए इन्होंने प्रेशराइज जरूर कर दिया कैप्टन अमरिंदर सिंह को, लेकिन जब वो रिवर्स गेयर आया तो इन पर ज्यादा हार्मफुल हो गया, क्योंकि अब आला कमान तक बात जा चुकी है। आला कमान भी कहीं ना कहीं इस बात पर नाराज होगी कि कैप्टन का जो रुख है वो बहुत आक्रामक है और पंजाब में कैप्टन का रुतबा और चेहरा अपने आप में एक बड़ा राजनेता के तौर पर जाना जाता है। उनका इस तरीके से हमलावर हो जाना क्या सुखजिंदर रंधावा के लिए आफत बनेगा या इस मामले पर उनको जवाब देना पड़ेगा आला कमान को? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह वो नाम है जो पहले भी आला कमान की जो असल मुद्दे हैं, जो तथ्यपूर्वक जो मुद्दे हैं, उन पर ज्यादा परवाह नहीं करते थे। आपने देखा होगा कि वो एक ये कहें कि मुखरता से जवाब जो है या फिर मुखरता से अपनी भूमिका निभाते थे, ज्यादा दबाव में वो आला कमान के
आते नहीं थे। और लेकिन अब वो क्योंकि कांग्रेस से अलग हो चुके हैं तो उनको किसी भी तरह का कोई डर जो है उनके ऊपर से हट गया है। लिहाजा उन्होंने एक ट्वीट करके सोनिया गांधी के साथ अरूषा आलम की फोटो का उन्होंने ट्वीट करके सुखजिंदर सिंह रंधावा को घेरा है कि आप बोलिए, क्योंकि बिल्कुल। सुखजिंदर सिंह रंधावा की बोलती जो है वो आला कमान के सामने बंद है। इसलिए सुखजिंदर सिंह रंधावा ये कहें कि सेल्फ बोल कर बैठे हैं और अब ये लड़ाई जो ना केवल सुखजिंदर सिंह रंधावा और कैप्टन के बीच में बनी हुई है, बल्कि ये संभावना है कि अब रंधावा को घेरने के लिए और भी जो सियासी लोग हैं वो उन पर हमला करेंगे कि अब इन आरोपों का या फिर अब इन सवालों का जवाब जो है वो सुखजिंदर रंधावा को देना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद कुलबीर जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुलबीर दीवार ब्यूरो चीफ पंजाब से मेरे साथ जुड़े हुए थे। सेल्फ गोल जो है रंधावा ने किया है, लेकिन देखना होगा कि इसका असर कितना पड़ता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के धामना में एक दलित परिवार के घर में भोजन किया। पिछले दिनों काठी के सभा के दौरान ठाकुरदास अहिवार ने शिवराज को भोजन का न्योता दिया था। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए मतदान 30 अक्टूबर को होगा और 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान के साथ मंत्री विश्वास सारंग, प्रभुराम चौधरी और ब्रजेंद्र यादव भी मौजूद थे। इसके बाद शिवराज ने पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले दिगौड़ा में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान सतना के शहीद कर्णवीर सिंह का भी उल्लेख किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिन पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़ाने समेत अन्य योजनाओं को दोहराया। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 1,500 करोड़ रुपए शनिवार को प्रदेश के किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और उस उपचुनाव से पहले की तस्वीर आई है, जहां पर शिवराज सिंह चौहान एक दलित परिवार के घर पर पहुंचे, उनके साथ भोजन किया है। इस दरमियान कई बड़े नेता जो थे वो शिवराज सिंह चौहान के साथ मौजूद थे। चाहे आप विश्वास सारंग की बात कर लीजिए, चाहे प्रभुराम चौधरी की बात कर लीजिए, चाहे ब्रजेंद्र यादव की बात कर लीजिए, ये सभी बड़े चेहरे जो है ये वहाँ शामिल थे। और क्योंकि आमंत्रित किया था काठी की सभा के दरमियान जो है ठाकुरदास अहिरवार जो है उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को भोजन के लिए न्योता दिया था और उसी न्योते पर जो है शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने इस सभा को संबोधित भी किया, जहां उन्होंने सीधे तौर पर चुनावी वादे हैं अपने उन सभी वादों को दोहराया, अपनी घोषणाओं को दोहराया और आश्वस्त किया कि जो चीज़ें हैं वो बेहतर होंगी। और किसानों को भी कहा कि शनिवार तक जो है यानी आज जो है उनके खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। आपको बता दें कि पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए मतदान जो है वो 30 अक्टूबर को होने वाला है और 2 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। अब इस भोजन के कार्यक्रम को किस परिप्रेक्ष्य में लिया जाए ये ज़रूर हम अपने संवाददाता से समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आमंत्रण तो दिया था और आमंत्रण पर शिवराज सिंह चौहान पहुंचे भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक टारगेट आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए सियासत में वो सब कुछ किया जाता है जिससे सत्ता की कुर्सी मिल जाए। तो देखना होगा कि क्या दलित समाज को साधने के लिए या दलित वोट बैंक को साधने के लिए शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये कदम लिया गया है या मात्र एक आमंत्रण, क्योंकि एक न्योता था उनको तो इसलिए वो वहाँ पहुँचे हैं। क्योंकि तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है बड़े मंत्री उनके साथ पहुँचे। जो विश्वास सारंग की बात कर लीजिए, प्रभुराम चौधरी की बात कर लीजिए, ब्रजेंद्र यादव की बात कर लीजिए, ये सभी नेता उनके साथ पहुँचे भी थे। और क्योंकि वहाँ से एक बार फिर उन्होंने अपनी जो चुनावी घोषणाएँ हैं उनको दोहरा दिया है। उन्होंने बताया है कि क्या क्या कार्य है जो हमने किए हैं, करने वाले हैं और आगामी समय में जल्द ही जो पूर्ण हो जाएंगे उन कामों को अभी एक बार लेखा जोखा जो है फिर से जनता के सामने रखा है। आपको बता दें किसान कल्याण योजना के तहत 1,500 करोड़ रुपए शनिवार को प्रदेश के किसानों के खातों में ट्रांसफर हो जाएंगे, ये आश्वासन उन्होंने दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़ाने समेत अन्य कई योजनाएं ऐसी हैं जिनको उन्होंने दोहराया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, दलित परिवार पहुंचे, शिवराज सिंह चौहान भोजन किया उन्होंने, क्योंकि कंठी की सभा के दरमियान जो है ठाकुरदास अहिरवार ने शिवराज सिंह चौहान को भोजन का न्योता दिया था और उस भोजन के न्योते पर जो है शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। इस दौरान उनके साथ मंत्री विश्वास सारंग, प्रभुराम चौधरी और ब्रजेंद्र यादव भी मौजूद नजर आए।
प्रदीप राजावत मेरे साथ मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कहेंगे, उपचुनाव से पहले दलित परिवार के यहाँ भोजन करना, इसे मात्र न्योता माना जाए ठाकुरदास अहिरवार का, जिसे पूर्ण किया है शिवराज सिंह चौहान ने, या फिर दलित वोट बैंक को साधने का तरीका माना जाए? जी, ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा की तरह इस बार भी दलित परिवार की ओर से बताया गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पूर्व में अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया था और इसी के तहत पृथ्वीपुर विधानसभा में पिछले शुक्रवार के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा था, जहां उन्होंने धामना और दिगौड़ा में दौरा किया था। इसी के दौरान उन्होंने धामना पहुंचकर दलित परिवार, जिसका नाम ठाकुरदास अहिरवार बताया गया है, उनके घर पर जाकर भोजन किया। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा मंत्री विश्वास सारंग, प्रभुराम चौधरी और ब्रजेंद्र यादव भी मौजूद रहे। चूंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव जो कि 30 अक्टूबर को होना है और 2 अक्टूबर को उसके नतीजे आएंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी के तहत एक दलित परिवार के द्वारा उन्हें आमंत्रित किया था अपने घर पर भोजन के लिए और सहज तरीके से स्वीकार करके और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके कई मंत्री दलित परिवार के घर पहुंचे और भोजन भी किया। जी बिल्कुल प्रदीप, अगर इसका आगामी उपचुनाव पर असर देखें तो क्या असर पड़ेगा, क्योंकि 30 तारीख को उपचुनाव होने हैं वहीं पर? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, ये चुनावों में निकलकर सामने आती हैं। कहीं ना कहीं जो दलित वोट है और दलित वोट इस इलाके में एक अपनी अलग पहचान बनाता है, अलग मायने रखता है और इन वोटर्स को लुभाने के लिए ऐसे आज ही नहीं, इस चुनाव में ही नहीं बल्कि पहले भी कई बार देखने को मिला है, जहां कई बड़े नेताओं के द्वारा बड़े राजा महाराजा हो, चाहे वो या कोई भी क्षेत्रीय प्रत्याशी हो या मुख्यमंत्री हो, उनके द्वारा हमेशा दलित परिवार के घर भोजन किया गया है ताकि दलित जो वोट हैं उनको जोड़ा जा सके। जी बिल्कुल प्रदीप, कहीं ना कहीं अहम बात है, लेकिन अगर आगामी चुनाव की स्थितियों की बात करें, क्या हालात लग रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के दल के? बेहतर स्थिति है या विपक्ष जो है अग्रणी भूमिका निभाता नजर आएगा? बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान जहां एक और उनकी सरकार ने पूर्व में जो काम किए हैं उनका बखान करते हुए हर मंच पर सभा को संबोधित कर रहे हैं और कहीं भी जहां ये विधानसभा में उपचुनाव होना है वहां कहीं भी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। अभी सतना में जो शहीद करणवीर सिंह हुआ था उसके घर भी पहुंचे और उसे श्रद्धा सुमन अर्पित किए, नमन किया। साथ ही इस बात का जिक्र उन्होंने मंच से भी किया, जहां धामना और दिगौड़ा में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, वहीं पर उन्होंने पूर्व में जो कमलनाथ की सरकार थी उस पर जमकर निशाना साधा, कहा कि जो भी भाजपा के द्वारा गरीब हितैषी योजनाएं चलाई गई थी और उन सभी योजनाओं को पूर्व में जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ थे उन्होंने बंद कर दिया था। भाजपा किसान हितैषी सरकार है, गरीब हितैषी सरकार है। जो राज्य सरकार के कर्मचारी है उनके लिए भी टीए बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने बेटियों के लिए भी बताया है कि जो भी बेटियां हैं प्रदेश की और वो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहती हैं उनके लिए 8 लाख तक का खर्चा प्रदेश सरकार वहन करेगी। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है। साथ ही किसानों के लिए आज शनिवार के दिन उन्होंने कहा है कि किसानों के खातों में किसान हितैषी योजना के तहत करीब 1,500 करोड़ रुपए की राशि डाली जाएगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रदीप जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप राजावत संवाददाता मेरे टीकमगढ़ से मेरे साथ जुड़े हुए थे। यकीनन चुनावी वादों को एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान जो है दोहराते हुए नजर आए हैं और दलित वोट बैंक को साधने का एक अचूक प्रयास भी करा है उन्होंने, क्योंकि जिस तरीके से ठाकुरदास अहिरवार ने उन्हें भोजन पर आमंत्रित अपने घर पर किया था, न्योता दिया था, उन्होंने उस वादे को पूरा किया और उनके घर पहुंच करके भोजन ग्रहण किया। दरमियान विश्वास सारंग उनके साथ मौजूद थे, प्रभुराम चौधरी उनके साथ मौजूद थे, ब्रजेंद्र यादव उनके साथ मौजूद थे, जिसके बाद उन्होंने सभा को भी संबोधित किया है और वहां पर एक बार फिर अपने चुनावी वादों को दोहराया है।
अल्पसंख्यक और अप्रवासियों की हत्या के बाद पुंछ और राजौरी जिलों के जंगलों में आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। और इसी बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर जाएंगे। जानकारी के मुताबिक अमित शाह श्रीनगर पहुंचेंगे, जहां अमित शाह हाल में ही हुई हिंसा को लेकर के जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। इस दौरान दिन भर गृह मंत्री अमित शाह उपराज्यपाल, आईबी के अधिकारियों, सीआरपीएफ और एनआईए की डीजी के साथ मीटिंग करेंगे। और आज ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में एकीकृत मुख्यालय की बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा का जायजा भी लेंगे। तो आपको बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले हैं। सबसे अहम बात इसमें यह है कि ये अमित शाह का 370 हटने के बाद पहला दौरा है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये फैसला लिया गया था उसके बाद से अभी तक जो है गृह मंत्री अमित शाह नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब वो जो है आज से जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। 3 दिवसीय उनका ये दौरा है और उनका ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि हालिया तस्वीर और वहाँ के नेताओं की बयानबाजियाँ ये अपने आप पे बहुत अहम है। जिस तरीके से जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वहाँ उन्हें मारा गया है, चाहे वो कश्मीरी ब्राह्मण की बात कर लीजिए, सिखों की बात कर लीजिए, चाहे गैर कश्मीरियों की बात कर लीजिए। रविंद्र श्रीवास्तव मेरे साथ मेरे संवाददाता जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक लंबे समय के बाद गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला दौरा है उनका जम्मू कश्मीर का। 3 दिवसीय दौरा है, हालात और तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। क्या कुछ हो सकता है आज जब मुलाकात करेंगे वो अधिकारियों के साथ? तो चलिए, संपर्क हमारा रविंद्र से टूट गया। दोबारा प्रयास करेंगे उनके साथ जुड़ने का, क्योंकि आज का दिन बेहद अहम मानिए, क्योंकि लगातार सेना की तरफ से आतंकियों पर कार्रवाई की जा रही है और अब सुरक्षा को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह समीक्षा करेंगे। आईबी के डीजी हैं वो उसमें मौजूद होंगे, एनआईए के अधिकारी भी इस पे मौजूद होंगे। इसके साथ ही जो राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा वो इस पे शामिल होंगे। सीआरपीएफ की टीम जो है वो भी इस पे शामिल की गई है। बेसिकली जो मेन मुद्दा एक तरीके से आप माने वो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा का मुद्दा है, वहाँ हो रही ताज़ा घटनाओं का मुद्दा है, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त कर रहे हैं। रविंद्र श्रीवास्तव मेरे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। रविंद्र, एक बार फिर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के मसले को लेकर के गृह मंत्री आज पहुंच रहे हैं, क्या लगता है आपको? क्योंकि बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, समीक्षा की जाएगी कि हालातों को कैसे नॉर्मल किया जाए। बिल्कुल, देखिए ये धारा 370 और 35 से हटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का पहली बार दौरा है और जिस प्रकार से घाटी के अंदर लगातार टारगेट किलिंग हुई है उसको लेकर गृह मंत्री बड़े अधिकारी सेना के हों या पुलिस के हों या आईबी या और एजेंसीज के, उनके साथ मीटिंग करेंगे और वहां की सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और दिशा निर्देश भी देंगे कि क्या किया जाए जिससे यहाँ पर जो 90 जैसे हालात बनाने की कोशिशें जो हैं आतंकियों द्वारा की जा रही हैं उसको किस प्रकार से रोका जाए। ये अहम रहेगा क्योंकि अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा है और 2 बार वो घाटी में जाएंगे। आज भी पहुंच रहे हैं घाटी में और उसके बाद कल जम्मू आएंगे और दिल्ली जाने से पहले एक बार फिर घाटी जाएंगे और पूरे हालात का जायजा जो है वो लेंगे। रविंद्र जी, एक अहम बात ये है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के वहाँ के जो नेता हैं वो लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं, क्या उनको भी आज कोई कड़ी चेतावनी मिल सकती है गृह मंत्री की तरफ से? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से अमित शाह को एक फायर ब्रांड नेता बोला जाता है बिल्कुल। तो हो सकता है कि जिस प्रकार से लगातार कहा जाए पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, पाकिस्तान सतत बोली बोल रहे हैं, तो ऐसे में उनको भी करारा जवाब जो है वो दिया जा सकता है अमित शाह के द्वारा। क्योंकि लगातार जिस तरह से कहा जाए कि कश्मीर घाटी के अंदर अगर महिला पुलिस को तैनात किया जाता है तो तभी पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जो हैं वो अपनी बयानबाजी करती हैं, तो ऐसे में कहा जाए तो उनको जवाब जरूर दिया जाएगा अमित शाह की तरफ से।
बाकी कहा जाए तो जिस प्रकार से 90 जैसे हालात बनाने की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। एक केंद्र सरकार की तरफ से पहल की गई थी कि घाटी के अंदर विकास को बढ़ावा दिया जाए, तो जो वहां पर प्रवासी मजदूर थे और उनको ही निशाना बनाया गया, उसके बाद उनका पलायन जारी है और उसको किस प्रकार से रोका जाए, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा होगा। सुरक्षा किस प्रकार से दी जाए ताकि उनको वापस जाने से रोका जा सके। अगर प्रवासी मजदूर वापस चले जाते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं विकास के कामों को ब्रेक लगना लाजमी है। तो ऐसे में खास करके जो कश्मीरी पंडित समाज है या सिख समाज है जिनके सदस्यों की हत्या कर दी गई है आतंकियों द्वारा, उनको भी कहीं ना कहीं एक कहा जाए सहानुभूति देने की कोशिश जो है वो की जाएगी। रविंद्र जी, यानी माना जाए कि गृह मंत्री का आज का दौरा जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यक समाज के लिए उनकी सुरक्षा की गारंटी के तौर पर माना जाए। ये 3 दिवसीय दौरा सुरक्षा की गारंटी दे करके आएगा, क्योंकि इससे पहले जी भी गृह मंत्री सीधे तौर पर कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर सबका है, सब वहां जा सकते हैं, सब वहां रह सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम हालातों को संभालने में और बेहतर बनाने में बहुत बेहतरीन तरीके से हमें आता है कि काम कैसे किया जाना है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अमित शाह ने जिस प्रकार से 35 से 370 को हटाया था और उस समय उन्होंने कड़े शब्दों में बोला था कि क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे थे कि जो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा है वो उसका क्या होगा, तो उन्होंने साफ कहा था वो हमारा हिस्सा है और हमारा ही रहेगा। तो ऐसे में अल्पसंख्यकों की कहा जाए सुरक्षा को लेकर एक बड़ा बयान जो है वो अमित शाह की तरफ से आ सकता है और उनको एक सहानुभूति देने की कोशिशें जो हैं अमित शाह द्वारा की जा सकती हैं। बिल्कुल रवि जी, अगर प्रशासनिक हमले की बात करें, क्या कुछ व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के किन किन मानकों का ख्याल रखा गया है? देखिए, सुरक्षा के मद्देनजर अगर बात की जाए तो सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इंटरनेट सेवा जो है उसको बंद कर दिया गया है। हो सकता है कि जिस प्रकार से आतंकी जो हैं लगातार अपनी नापाक हरकतें कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी ओर भी नजर रहेगी। तो उसको देखते हुए सीआरपीएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना लगातार जो है वहां पर अपनी उन्होंने नाके लगा लिए हैं और हर आने जाने वाले की गहनता से जांच की जा रही है। कई जिनके ऊपर शक है उनको डिटेन भी किया जा रहा है और पूरी घाटी की अगर बात करें तो सुरक्षा को 3 टायर सुरक्षा जो है वो की जा रही है। बिल्कुल, धन्यवाद रविंद्र जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र श्रीवास्तव, संवाददाता जम्मू कश्मीर से मेरे साथ जुड़े हुए थे। देखने वाली बात होगी कि आज गृह मंत्री के दौरे के बाद क्या कुछ असर और क्या कुछ तस्वीरें बयान सामने आते हैं, क्योंकि गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर जाना हालिया घटनाओं के बाद अपने आप में खुली चेतावनी वहां के राजनीतिक दलों के लिए, आतंकियों के लिए और जिस प्रकार से जो लोग ये घटनाक्रम कर रहे हैं उनके लिए होगी कि जम्मू कश्मीर सबका है, सब यहाँ रहेंगे और अगर किसी को यहाँ आधिपत्य जमाना है तो उसकी जरूर जम्मू कश्मीर में जगह नहीं होगी। राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।